जय हिंद दोस्तों। मैं मंतोष आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन बाय मंतोष में स्वागत करता हूं। और आज मैं हिंदी सब्जेक्ट पे चर्चा करूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्जाम में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, यानी अब तो 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो आप वीडियो को फटाफट आप लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो जैसे ही मैं डालूं आप तक पहुंचे। तो अब देर ना करें और अब चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि आगामी बोर्ड परीक्षा मैट्रिक 2021 में होगी, तो उसको तैयारी के लेकर के अभी तक के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि 20 के दांत कहानी के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए कि 1916 में हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा आंसर सी, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि मैक्स मूलर ने खाली स्थान देता है, यानी कि कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो दोस्तों, ये मैक्स मूलर भारत से हम क्या सीखे चैप्टर के लेखक हैं मैक्स मूलर। तो इनके बारे में क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 18 वर्ष, यानी कि मैक्स मूलर ने 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है। तो मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक आप लोग को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेनर मारिया रिल्के। यानी कि दोस्तों, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं रेनर मारिया रिल्के। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो कि व्याकरण से आता है। तो दोस्तों, आप लोग को व्याकरण भी मैं व्याकरण के लिए स्पेशल वीडियो लाऊंगा, उसे भी आप लोग देख लेंगे, एक एक करके पूरा ग्रामर पोर्शन भी दूंगा। तो जैसा कि 4 नंबर क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव की तरह ही ले इसको। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण क्या है। तो स्वर संधि का दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, बंधुत्व होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है 3 बेटे की माँ है। तो 3 बेटे की माँ कौन थी। तो सीता 3 बेटे की माँ थी। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है 6 में कहता है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। तो दोस्तों, आपको ये पता होगा कि ये कहानी 20 के दांत से ही है। इसमें मदन जो रहता है वो खोखा के, यानी कि खोखा का नाम जैसे कि आप लोग को याद करवा दूं, कासू था। हुसैन साहब का पुत्र था खोखा, और मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। तो इसमें क्वेश्चन आपको दिया है 6 नंबर पे कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे। तो जैसा कि मैं बता दूं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मदन ने। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चले। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। तो अधर्म में अ उपसर्ग है। तो उपसर्ग उसको कहते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगता है। आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछी ही जाती है। पूरा का पूरा क्वेश्चन बोर्ड मॉडल मिलेगा दोस्तों, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें, लास्ट तक देखें। जारशाही कहाँ में थी। जैसा कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि जारशाही किस देश में थी, या खाली स्थान देकर दे सकती है या लिख सकती है कि जारशाही किस देश में थी। तो दोस्तों, आप लोग को पता है कि इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फ्रांस। जारशाही फ्रांस में थी। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती
किसे कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी, मैक्स मूलर को। तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को कहा है। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और दिलचस्प कहानी से है। रंगप्पा था यानी कि रंगप्पा कौन था, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोग को पता होना चाहिए कि दही वाली मगम्मा से है, जिसका लेखक हैं श्रीनिवास। तो रंगप्पा 1 नंबर के जुआरी था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि वो बदमाश टाइप के लड़का था, मगम्मा को बहुत परेशान करता था। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, यानी कि आप देखिए क्वेश्चन नंबर इधर ही 11 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 बताता है दोस्तों कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में, यानी कि किसके पाठ के केंद्र में है? तो नौबत खाने में इबादत, जैसा कि लेखक के नाम एक तरह से पूछ रहा है, तो इसका हो गया बिस्मिल्लाह खां। लेखक के घर में मछली कौन खाता है? क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 है। लेखक के घर में मछली कौन खाता है? तो जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए दोस्त कि पिता जाते हैं मछली लेने के लिए, यानी कि पिता ही खाते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर कि लेखक के घर में मछली पिता खाता था। अब क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सायनप वक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, एरस खान के हैं। एरस खान कवि हैं जो अति सुधो स्नेह के मार्ग लिखा है उन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 14 नंबर पे कि रामधारी से दिनकर का जन्म, रामधारी से दिनकर का जन्म कहाँ में हुआ था? कहाँ में हुआ था? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, बेगूसराय में, यानी बेगूसराय जिला है बिहार में। तो दोस्तों बिहार राज्य में बेगूसराय एक जिला है जहाँ रामधारी से दिनकर का जन्म हुआ था। एक छायावादी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। अब देखिए अभी पिछले क्वेश्चन रंगप्पा से था, इस बार क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक हैं। तो जैसा कि मैं बताया था अभी आप लोग को, तो जैसा आप लोग को याद भी होगा लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, श्रीनिवास। तो श्रीनिवास हैं दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक। दोस्तों आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो लेखक को मछली खाने से उसके बहन ने मना किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी आंसर। तो लेखक को मछली खाने से उसके बहन ने मना किया था। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन नहीं है? तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं गिरीश भी स्वर संधि है, महेंद्र भी स्वर संधि है, एकैक भी स्वर संधि है। तो कहता है कौन नहीं है? तो बचा ऑप्शन नंबर डी, वाग्भटी स्वर संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। कहता है कि 4 ऑप्शन जो दिया है इनमें से कौन जो है कविता नहीं है, यानी कि इसमें 3 कविता है और 1 कविता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नौबत खाने में इबादत। और इसके बाकी जो भी है ए, बी और डी सभी के सभी कविता हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता ही है। लौट कर आऊँगा फिर जीवनानंद दास जी लिखे हैं, ये भी कविता है। हमारी नींद बीरन डंगवाल जी का लिखा हुआ है, वो भी कविता है। एक वृक्ष की हत्या जो कि कुंवर नारायण ने लिखा है, वो भी एक कविता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को मैं एक एडवाइस दे दूं कि आप लोग जितना भी पाठ्य पुस्तक में कविता कहानी एकांकी है सबके लेखक का नाम जरूर याद रखें। बोर्ड में आपको 4 से 5 नंबर बोनस में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं दोस्तों। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आप लोग सब कोई जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश, महू जगह का नाम था, स्थान था महू और मध्य प्रदेश। अब निम्नलिखित में सर्वनाम है,
कौन यानी कि सर्वनाम है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, वह है, जो कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग सर्वनाम कहते भी हैं। अब हिंदी के आदि कवि हैं, यानी कि हिंदी के आदि कवि कौन है, इसी क्वेश्चन में बोल रहे हैं फ्रेंड्स। तो 21 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा अमीर खुसरो। सो गाइज, आप लोग वीडियो को में लास्ट तक बने रहें ताकि मैं आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा सकूं। और अगर आप लोग लास्ट तक देखते हैं, मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, तो मैं आसान ही आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि आप पक्का पूरा का पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा आपको। तो चलें, क्वेश्चन नंबर 22 द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो द्रव्यवाचक जानते हैं दोस्तों कि जिसको हम लोग नाप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं। शॉर्टकट में समझने के लिए आप लोग ये जाने। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर, तेल। सरहपाद की कृति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो 23 का आंसर हो जाएगा दोहा कोस। दोहा कोस हो जाएगा 23 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 24 की कहता है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की कैसी भूमिका है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि निर्णायक भूमिका है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, कहानी यानी जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी किस कहानी के केंद्रीय पात्र है। तो दोस्तों आप लोग को अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको याद भी होगा। तो 25 का ए, यानी कि ढाते विश्वास के एक महत्वपूर्ण पात्र है लक्ष्मी, इसी के इर्द गिर्द एक कहानी घूमी है। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे चलता हूँ। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। तो हिरोशिमा दोस्त जो कि जापान में, आप लोग को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 तार सप्तक का संपादन किसने किया था। तार सप्तक का संपादन किसने किया था। तो अज्ञेय जी ने, हीरानंदन, सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप लोग को 27 को क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 27 प्रश्न का आंसर आप लोग को बता चुका हूँ। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे कि मैं अपने वीडियो को अस्थिर कर दिया हूँ। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं 27 के बाद फिर बताऊं, और इससे आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद खुद से पढ़ सकें, जिससे आपको याद हो सके पूर्ण रूप से। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। तो कहता है कि 28 नंबर क्वेश्चन, तो 28 नंबर क्वेश्चन में आपको इसमें बताता है कि सर्वनाम का भेद। तो सर्वनाम के भेद है इसमें। ऑप्शन नंबर ए देता है संबंधवाचक, बी देता है द्रव्यवाचक, और सी देता है व्यक्तिवाचक, और डी देता है भाववाचक। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, संबंधवाचक सर्वनाम का भेद है। अब देखिए द्वंद्व समास का उदाहरण पूछ रहा है, व्याकरण से रिलेटेड है, हिंदी व्याकरण से। जैसे कि मैं पहले भी बताया कि हिंदी व्याकरण का एक एक वीडियो आप लोग को डालूंगा ताकि आप लोग को कोई क्लियर एकदम से पूर्ण रूप से हो सके 100%। तो क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों कहता है द्वंद्व समास कौन है। तो द्वंद्व समास से जैसे कि आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर इसका, दिन और रात, दिन रात। जैसे देखिए द्वंद्व समास उसको कहते हैं दिन रात, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, थारी लोटा, इस तरह का जो भी रहे मिलता जुलता रहता है। तो या आप लोग शॉर्टकट में ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिसके बीच में ए लगा होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, द्वंद्व समास। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे चले दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज यानी कि कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया था, यानी कि उनके पिताजी कब मर गए थे। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता का मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा आंसर दोस्तों, 13 वर्ष के थे पंडित बिरजू महाराज, 13 वर्ष के थे। अब क्वेश्चन नंबर 31 का, तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ की विद्या क्या है। तो जीत जीत में निरखत हूँ कहता है कि कैसी विद्या है, यानी कि ये कहानी है, साक्षात्कार है, काव्य है, कविता है, निबंध है, किस प्रकार का है। तो ये साक्षात्कार है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर इसका। अब चलिए 32 नंबर पे, सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर डी हो जाएगा, यानी राजस्थानी।
तो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं सावरदिया। घनानंद कवि हैं, तो कैसी कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 33 में आता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, रीतिमुक्त कवि हैं घनानंद, यानी कि घनानंद रीतिमुक्त कवि हैं। तो 34 का चले क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, तो रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, तो कौन सा पाठ को यानी कि लेखक हैं? रामधारी सिंह दिनकर। तब 34 का आंसर आ जाएगा बी, आंसर जनतंत्र का जन्म। जैसा कि मैं बताया था गाइस आप लोग को कि बहुत सारे लेखक से भी क्वेश्चन आते हैं, तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं, ये मेरा 50 का सेट है, 50 प्रश्नों का। इसमें अभी तक लगता है कि 2-3 क्वेश्चन आ ही चुके हैं, एक आधा और आएंगे ही। यानी कि आप अगर याद रखते हैं लेखक का नाम, कहानी का विधा कैसा है, यानी कहानी है वो कि निबंध है, क्या है, उसके लेखक के माता पिता का नाम, तो कम से कम 7 से 8 नंबर आपको प्लस आएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक जिसमें यानी कि गुण का बोध होता है उसको हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं दोस्तों। तो 35 के आंसर आप लोग को हो जाएगा, देखते हैं इधर, ए में 3 किलो, बी में 4 किलो, यानी कि 4 है, सी अधिक और डी अच्छा। तो देखिए अच्छाई का गुण दिख रहा है इसमें, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसका हो जाएगा अच्छा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 36 पे। लेखक के रिश्तेदारों ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो बहादुर पर कौन सा आरोप लगा था दोस्तों? तो इसका हो जाएगा पैसा चुराने का, यानी कि ए, पैसा चुराने का रिश्तेदारों ने बहादुर पर आरोप लगाया था कि पैसा चुरा लिया है बहादुर। तो 37 पे चलते हैं। सदियों की ठंडी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, ऐसा पंक्ति है। यानी कि किस कवि के द्वारा ये पंक्ति को लिखा गया है? तो दोस्तों ये दिनकर जी का है, तो दिनकर जी ने यह पंक्ति को लिखा है, तो ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा इसका दिनकर। अब 38 कहता है, सॉरी 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसका होता है दोनों पद प्रधान होता है दोस्तों, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन में बोलता है लिखाई में कौन प्रत्यय है? तो लिखाई में जैसा कि साफ दिख रहा है, उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, तो लिखाई यानी कि आई हो जाएगा दोस्तों, आई, लिखाई में आई प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ललित निबंध कौन है? 40 नंबर क्वेश्चन कहता है ललित निबंध कौन है? तो दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं एक प्रकार का ललित निबंध है। अब 41 कहता है शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 कहता है आज की ताजी खबर, रोटी ताजी है, दाल अच्छा है, हवा बहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, आज की ताजी खबर। ऐसे ऐसे आप लोग सुने होंगे आज की ताजा खबर, लेकिन नहीं होती आज की ताजी खबर। तो दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जन्म से ही पागल है, कौन पागल है? क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि जन्म से ही पागल कौन है? तो 42 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग के सामने आता है डी नंबर ऑप्शन। तो डी नंबर ऑप्शन जैसे कि मैं चेक कर लूँ कौन पागल है, तो मंगू। तो हाँ दोस्तों आप लोग को पता है कि माँ कहानी की पात्र है मंगू, तो मंगू जन्म से ही पागल है और इसे एक बीमारी भी रहता है मेनिंजाइटिस का, या मलेरिया बुखार देता है कहीं कहीं। 43 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, तो क्या कौन सी कारण है भारत में बेरोजगारी का मुख्य? तो 43 का आंसर ए हो जाएगा जाति प्रथा। तो जाति प्रथा एक पाठ भी पढ़ना है चैप्टर, जिसका लेखक है कौन? यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। अब 44 क्वेश्चन पहले पढ़ ले, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति किसकी है? तो 44 का क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह उक्ति को लिखी है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। ये सही बात है दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सोचेंगे तो सच में पता चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, तो विशेषण का भेद कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों कि प्रविशेषण। प्रविशेषण जो है विशेषण का भेद
नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक देखिए, कुछ ही क्वेश्चन बचा है अब। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दे उसे। तो चले, और एक लाइक ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करेंगे। तो देखिए दोस्तों आप लोग को सामने 46 नंबर क्वेश्चन। तो बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 1938 से। 1938 में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। अब 47 क्वेश्चन का था तत्पुरुष समाज का उदाहरण कौन नहीं है? तो तत्पुरुष समाज कौन नहीं है? तो राजपुत्र, पवनपुत्र, वनवास की चौराहा। तो राजपुत्र दोस्तों ये तत्पुरुष समास है, पवनपुत्र भी तत्पुरुष है, वनवास भी तत्पुरुष समास है, चौराहा जो कि है वो तत्पुरुष समास नहीं है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चौराहा। अब 48 क्वेश्चन में देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन को शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द इसमें तो अभिलाषा ही है दोस्तों, एकदम सबसे करेक्ट है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न यानी कि 49 क्वेश्चन नंबर 49, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा, यानी कि कहाँ रहा, कौन रहा फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि एफिल टावर भी और अवेन्यू भी। एफिल टावर पेरिस में है जो कि फ्रांस में पड़ता है, अवेन्यू भी फ्रांस में है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट, अशुद्ध शब्द है, कौन अशुद्ध शब्द है? तो ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार। तो श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा था दोस्तों, जिस तरह से पृथ्वी लिखाती है उस तरह से श्रृंगार भी नीचे की ओर रह करके लिखाता है। तो दोस्तों आप लोग को 1 से लेकर 50 तक का वीडियो मैंने करवाया, तो आप पहले इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें, और जैसा कि मैं बता दूँ स्क्रीनशॉट आप लें, और उसके बाद एक बार ज़रूर पढ़ें, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए क्वेश्चन को देखकर। और अब मैं फिर से आप लोग को एक बार कह दूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।